नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी उत्तराखंड के नए सीएम के शपथ ग्रहण की। बताएंगे क्या कर्नाटक और हरियाणा में भी बीजेपी की ओर से हो सकता है बदलाव। जानेंगे कि हरियाणा में अविश्वास प्रस्ताव का क्या रहा नतीजा। पीसी चाको ने कांग्रेस से क्यों दिया इस्तीफा। और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के गठन को मिली मंजूरी। कहा, स्वास्थ्य में निवेश से लाखों नौकरियां होती हैं सृजित। केरल में सीपीएम का बड़ा दाव, 33 विधायकों और 5 मंत्रियों के काटे टिकट। पार्टी की सफाई, सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए इतने बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के काटे गए टिकट। कांग्रेस ने संसद में किसान महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से केंद्र सरकार को भागने की बात करते हुए कहा, सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए चर्चा के लिए तैयार होना चाहिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार का रेड सिग्नल, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताई देरी की वजह। कहा, राज्य सरकारें नहीं दे रही जमीन, अब समय आ गया है सभी राज्य सरकारें सहयोग दें। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 254 अंकों की बढ़त के साथ 51,279 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 76 अंकों की बढ़त के साथ 15,174 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। उत्तराखंड की सियासी उठापटक के बीच आखिरकार आज राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हो गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कल यानी मंगलवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सीएम पद से इस्तीफा सौंप दिया था, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया था। और आज नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को शपथ दिलाई गई। तो कैसे सीएम की कुर्सी तक पहुंचे तीरथ सिंह रावत और उनके सामने क्या है चुनौतियां, देखिए इस रिपोर्ट में। तीरथ सिंह रावत अब उत्तराखंड के नए सीएम बन गए हैं। आज 4 बजे राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने रावत को सीएम पद की शपथ दिलाई। फिलहाल तीरथ सिंह रावत ने अकेले ही शपथ ली। जल्दी ही वो अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। रावत अभी पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं और उन्हें 6 महीने में राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा। आज सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तीरथ सिंह रावत को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया था। सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे थे धन सिंह रावत। अंतिम समय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के विरोध के चलते पिछड़ गए और तीरथ सिंह रावत के नाम पर सर्वसम्मति बन गई। विधायक दल की बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तीरथ सिंह के नाम का प्रस्ताव रखा था। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रावत ने कहा कि मैं गांव से आया हूं, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। जनता के विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। तीरथ सिंह रावत 2 बार राज्य बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। साल 2000 में उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए थे। इसके बाद 2007 में उत्तराखंड के प्रदेश महामंत्री चुने गए थे और अब वे उत्तराखंड के नए सीएम बन गए हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 1 साल से कम का वक्त बचा हुआ है, इसलिए तीरथ रावत के सामने नई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो उन फैसलों को बदलने की है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लिए थे और इसका उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विरोध हो रहा था, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के गठन का फैसला भी शामिल है, जिसे लेकर भारी गुस्सा है। त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे की जैसे ही खबर आई थी, उस समय गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों ने जमकर खुशियां मनाई थी। गैरसैंण को मंडल बनाने का निर्णय भी कुछ ऐसा ही है। इस पर पूरे कुमाऊं में गुस्सा देखा जा रहा था। साल भर में ही उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी को त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में चुनाव जीतने में संशय था, इसलिए 1 साल पहले ही उनसे कुर्सी छीन ली गई। जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत का पार्टी के अंदर विरोध हो रहा था, उस तरह के हालत बीजेपी शासित कई राज्यों में है, खासतौर पर कर्नाटक और हरियाणा में। तो क्या यहाँ भी हो सकता है नेतृत्व में बदलाव, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में पिछले साल विधानसभा चुनाव थे और चुनाव से काफी पहले से ही बीजेपी के अंदर रघुवर दास को बदले जाने की मांग हो रही थी, लेकिन बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने रघुवर दास को नहीं बदला और उनके सीएम रहते ही विधानसभा चुनावों में जाने का फैसला किया। पार्टी को मोदी के चेहरे पर भरोसा था, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो रघुवर दास तो हारे ही, बीजेपी भी सत्ता से बाहर हो गई। इसीलिए उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बदलाव कर दिया। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत का विरोध बीजेपी के कई विधायक और संगठन से जुड़े लोग कर रहे थे। कमोबेश ऐसी ही स्थिति कर्नाटक और हरियाणा में भी देखने को मिल रही है।
कर्नाटक के विधायक तो येदियुरप्पा की शिकायत करने के बाद बार बार दिल्ली की दौड़ लगाते दिख रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन यहाँ लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग हो रही है। कर्नाटक में पार्टी ने येदियुरप्पा को स्पष्ट संकेत भी दे दिए हैं कि यदि अगर वहां पर सब कुछ ठीक नहीं चला तो केंद्रीय नेतृत्व बड़े कदम उठा सकता है, यानी नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए येदियुरप्पा इस समय अपना हर फैसला केंद्रीय नेतृत्व की सलाह लेकर ही कर रहे हैं। हरियाणा में भी खट्टर सरकार मुश्किल में फंसी हुई है। पार्टी के अधिकांश विधायक अपने मुखिया से नाराज हैं। इस समय किसानों का आंदोलन भी हरियाणा में तेजी से चल रहा है, जिसके खिलाफ खट्टर सरकार द्वारा उठाए गए कदम से पार्टी के विधायक नाराज हैं। खट्टर की नीतियों के कारण बीजेपी के विधायक आज गांव में नहीं जा पा रहे हैं। हरियाणा में अभी चुनावों को 4 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व का संकेत साफ है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो इन दोनों राज्यों में भी मुख्यमंत्री पद पर बदलाव हो सकता है। कर्नाटक और हरियाणा में पार्टी के विधायकों के बीच नेतृत्व को लेकर नाराजगी दिख रही है। फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के लिए तो आज का दिन राहत भरा रहा। आज उनके खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो क्या रहा अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम, देखिए इस रिपोर्ट में। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम बने रहेंगे। आज उनके खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव मतदान के बाद गिर गया है। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में 32 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 55 वोट पड़े। वोटिंग से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चली चर्चा को जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने पर मैं कांग्रेस का धन्यवाद दूंगा। आपके कारण हमें अपने काम को लोगों को बताने का मौका मिला है। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं रह गया है। कांग्रेस को तो ईवीएम पर भी विश्वास नहीं रह गया है। आप भले ही विरोधी हो, लेकिन अच्छे काम की तारीफ होनी चाहिए। खट्टर ने आज सदन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो विपक्ष ने सरकार की नाकामियां सामने रखी। यह अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस की ओर से लाया गया था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर दिखाएं, फिर पता चलेगा जनता का क्या रुख रहता है। अब लोग ही बीजेपी को पाठ पढ़ाएंगे। बीजेपी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हुड्डा ने अविश्वास प्रस्ताव में गुप्त वोटिंग की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। हुड्डा ने जेजेपी को भी जमकर सुनाया, जिसके जवाब में जेजेपी नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 10 साल ये नारा लगा कि हुड्डा तेरे राज में किसान की जमीन गई ब्याज में। हमने पिछले 1 साल में 30,000 करोड़ रुपए की अलग अलग फसलें एमएसपी पर खरीदी है। पिछली बार 1,800 खरीद केंद्र बनाए थे। इस बार भी प्रत्येक किसान को विश्वास दिलाते हैं कि जैसे ही मंडी में आपका जे फार्म कटेगा, उसके 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। खट्टर सरकार को राहत मिल गई। पार्टी के अंदर विधायकों की नाराजगी के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव में जीत मिल गई, लेकिन किसानों के आंदोलन से फिलहाल ना तो खट्टर सरकार को राहत मिलती दिख रही है और ना ही केंद्र सरकार को। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 104 दिन हो चुके हैं और किसान लगातार अपनी रणनीति में बदलाव करने के साथ ही आंदोलन को तेज करते जा रहे हैं। तो आखिर आज क्या कुछ रहा किसानों के आंदोलन में, खास देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं की हालत देखकर ये साफ लग रहा है कि अगर सरकार ने कृषि कानून वापस नहीं लिए तो आंदोलन चलता रहेगा। 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और अब तो सड़कों पर बैठे किसानों को 104 दिन हो चुके हैं। इस दौरान सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन उन बातों का कोई असर नहीं दिखाई दिया। ऐसे में किसान अब अपनी रणनीति को बदलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में महापंचायत कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज किसान नेता राकेश टिकैत पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया में आयोजित हुए किसान महापंचायत में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि ये मजदूरों के आंसू हैं। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी और इस लड़ाई में किसानों को जीत जरूर हासिल होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बलिया से अपने आंदोलन को लंबा चलने की बात कही, तो वहीं विपक्ष भी लगातार किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आज ट्वीट कर लिखा था कि अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो इस सरकार को फिर से बताना असंभव, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना।
किसानों के इस आंदोलन में न सिर्फ विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, बल्कि देश से लेकर विदेश तक किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है। वहीं इसी बीच किसानों के आंदोलन में अब पूर्व IAS और IPS अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि ये रिटायर्ड नौकरशाहों किसानों के आंदोलन को एक नई धार देंगे। लोगों के साथ इस मसले पर विस्तृत चर्चा की जाएगी, जिसके चलते अब आने वाले समय में किसानों के आंदोलन में क्या नया मोड़ आता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। वहीं इन सब के बाद सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर भी सभी की नजरें बरकरार हैं। किसान जहां सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने की जुगत में है, तो वहीं आज सबका ध्यान पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम पर था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और आज नंदीग्राम विधानसभा सीट से राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया। इस सीट पर ममता का मुकाबला कभी उनके करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी से है। तो नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहा ममता ने, देखिए ये रिपोर्ट। 10 साल बाद नंदीग्राम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के केंद्र में फिर आ गया है। नंदीग्राम आंदोलन के समय ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी आज उनके खिलाफ मैदान में हैं। ममता हो या शुभेंदु, दोनों ही नंदीग्राम में भावनात्मक कार्ड खेल रहे हैं। ममता मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनके प्रति नंदीग्राम में आकर्षण भी दिखाई दे रहा है। ममता मंगलवार को ही नंदीग्राम पहुंच गई थी। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसके जरिए उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और आज हल्दिया पहुंचकर नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। आज पर्चा भरने से पहले ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के रेयापाड़े में महारुद्र सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। नामांकन दाखिल करने के बाद ममता ने कहा कि नंदीग्राम या सिंगूर से चुनाव लड़ने का इरादा मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। मैं यहाँ की बेटी हूँ, मुझे हराने का इरादा रखने वालों का हौसला पस्त हो जाएगा। टीएमसी सुप्रीमो ने बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का जवाब देते हुए कहा कि मैं भी हिंदू हूँ और मेरे साथ हिंदू कार्ड मत खेलो। ममता बनर्जी के समर्थकों का दावा है कि यहां से ममता 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगी। दूसरी ओर आज शुभेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम में पहुंचकर प्रचार शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने आज जहां अपना नामांकन दाखिल कर लिया, ममता को भरोसा है कि वो नंदीग्राम से आसानी से चुनाव जीत जाएंगी। ममता के कई सहयोगियों ने इस बार भले ही उनका साथ छोड़ा हो, लेकिन बंगाल में टीएमसी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। वैसे साथ तो कांग्रेस के नेता भी अपनी पार्टी का छोड़ रहे हैं। आज केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अपने इस्तीफे को लेकर क्या कहा पीसी चाको ने, देखिए ये रिपोर्ट। केरल विधानसभा से पहले कांग्रेस मुश्किल में फंसती दिख रही है। पहले से ही पार्टी G23 की बगावत का सामना कर रही थी और अब केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी चाको ने भी कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीसी चाको ने अपना इस्तीफा कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। राहुल गांधी के करीबियों में शामिल चाको ने अपना इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैं पिछले कई दिनों से इस फैसले पर विचार विमर्श कर रहा था। मैं केरल से आता हूँ, जहाँ कांग्रेस पार्टी नाम की चीज नहीं है। वहाँ 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस I और कांग्रेस A। 2 पार्टियों की कोऑर्डिनेशन कमेटी KPCC के रूप में काम कर रही है। पार्टी में रमेश छेन्नीथाला और ओमान चंडी हमेशा सीटें और संगठन का आपस में बंटवारा कर लेते हैं। केरल में केवल उन नेताओं का भविष्य है जो इनमें से किसी ग्रुप का हिस्सा हैं। अन्य को हमेशा दरकिनार कर दिया जाता है। एक ईमानदार कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। कांग्रेस बिना पतवार की नाव है और 1 साल से अधिक समय तक पार्टी अध्यक्ष नहीं मिल पाया। मेरिट कोई चिंता की बात नहीं है। पीसी चाको यही नहीं रुके, उन्होंने सोनिया गांधी पर केरल की उपेक्षा करने का आरोप भी लगा दिया। चाको ने कहा कि केरल में एक अहम चुनाव है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी वापस आए, लेकिन यहाँ पार्टी के बड़े नेताओं में खेमेबाजी है। मैंने सोनिया गांधी से कहा है कि इस गुटबाजी पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन वो सब कुछ चुपचाप देख रही हैं। चाको ने कांग्रेस से तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो किस पार्टी में जाएंगे इसे लेकर उन्होंने कुछ भी साफ नहीं किया है। चाको कांग्रेस की नीतियों से नाराज थे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अब तक चाको कांग्रेस की नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे थे और नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर रहते थे। उनका एक बयान काफी सुर्खियों में रहा था, जब 2 साल पहले उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गांधी परिवार के बारे में नकारात्मक राय है। गांधी परिवार सच में भारत का पहला परिवार है। भारत उनका आभारी है। भारत आज जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजना और नेतृत्व की वजह से है। खैर, अब चाको कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी है। और बुलेटिन के आखिर में बात निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारियों के हड़ताल की।
केंद्र सरकार एक के बाद एक सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपे जा रही है। 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। तो आखिर कब हड़ताल पर जा रहे हैं बैंक के कर्मचारी, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से देश की विकास की गति तेज होने की जगह धीमी पड़ती जा रही है। सरकार अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह निजीकरण पर जोर दे रही है, यानी निजी कंपनियां ही देश की अर्थव्यवस्था सुधार सकती है। सरकार हर क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को निजी हाथों में सौंपती जा रही है। 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 4 सरकारी बैंकों को भी निजी हाथों में सौंपने का ऐलान कर दिया था, जिसमें IDBI बैंक भी शामिल है। लेकिन बैंक कर्मचारियों को सरकार का ये फैसला पसंद नहीं आया है। 9 बैंक यूनियनों के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों AIIBA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW और NOBO के करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी मिलकर सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर सरकार अपने फैसले पर आगे बढ़ती है तो हम आंदोलन और तेज करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। उनकी मांग है कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। बता दें कि सरकार इससे पहले भी कई कंपनियों को निजी हाथों में सौंप चुकी है, जिसके चलते अब सरकार इसमें बैंकों को भी शामिल कर रही है और साथ ही इसमें बीमा कंपनियों को भी जोड़ने की सरकार की मंशा है। लेकिन अब बैंक के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल के आह्वान के बाद अब सरकार पर इसका क्या असर पड़ता है, ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।